हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से निपटा दिया है। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फिनिश है और हमने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज, रिवीजन और हमने उसके सारे के सारे केस स्टडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। और आपको बता दूं कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वीडियोस जो हैं आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर 1 से लेकर पूरा चैप्टर 12 तक बिजनेस स्टडीज में मिलेगा और वो आपको 30 डेज प्लेज जो है उसके अंदर मिलेगा। नए वाले जितने भी स्टूडेंट जो अभी 12th में आए हैं उन सभी के लिए है क्लास ये, और उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जामिनेशन अभी अगले महीने 9 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो जिनका एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कुछ लास्ट में और वीडियोस बनाऊंगा, बट ये सारी वीडियोस भी आप लोगों के लिए ही है क्योंकि अभी टाइम हमारे पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम है। तो हम डिटेल में पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू उस बात को ध्यान रखो। कंटिन्यू आप ये मत सोचो कि लास्ट के 9 दिन में, लास्ट के 6 दिन में, लास्ट के 15 दिन में पढ़ लेंगे तो फिर वहां पे आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा ज्यादा अच्छे से। तो ध्यान रखना, शुरू से डेली भले आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, 15 मिनट दो, बट कंसिस्टेंसी रखो, डेली टाइम दो, तभी एग्जामिनेशन हो जाएगा। और जो नए बच्चे हैं 12th के, वो डेली नोट्स बनाओ और डेली अपनी किताब से ही पढ़ा करो। एक एक चैप्टर जब तक फिनिश ना हो तब तक आगे मत जाना। फिर उसके एमसीक्यूज, केस स्टडीज वो सब बना लेना ताकि जितनी जल्दी सिलेबस खत्म हो। इस ये सेशन तो पता नहीं कब निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। चलो, अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं बता दूं आपको इसकी एक और वीडियो आज शाम को भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 5 बजे 5:30 बजे करीब इसकी एक वीडियो आपको और मिल जाएगी और कल हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। देखो, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं सिद्धांत। और कोई भी प्रिंसिपल हम लोगों को एक गाइडलाइन देता है कि हमें काम कैसे करना है। जितने भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं बेसिकली वो हमको गाइडलाइंस देते हैं कि हमको काम कैसे करना है। एक फंडामेंटल ट्रूथ हम लोगों को बताते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस काम को करने लग जाते हैं। हमको कहीं ना कहीं प्रूफ मिलता है, कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which helps the manager for taking managerial actions and decision। जो भी कंपनी में मैनेजर होता है, whether it is a top level, middle level और lower level, हर एक मैनेजर को डेली बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। मालिक तो साइड हट जाता है, अभी मालिक नहीं काम करता ज्यादा, काम कौन करेगा? जो मैनेजर्स हैं, वो पढ़े लिखे अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो अब उन मैनेजर को काफी सारे डिसीजन लेना है। इस पे क्या डिसीजन लेना है? मान लो प्रोडक्शन करना है तो कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव से। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो सोचेगा। फाइनेंस वाला सोचेगा कि मुझे मतलब कि इक्विटी शेयर इशू करना है या प्रेफरेंस शेयर इशू करना है या रिटेन अर्निंग में से पैसा यूज करना है या फिर मुझे डिबेंचर इशू करना है या बैंक से लोन लेना है, किस तरीके से पैसे ले जा पाऊंगा। जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो सोचेगा कि यार मुझे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे कराना है, प्रिंट मीडिया पे कराना है या फिर क्लास मतलब कि पैम्पलेट वगैरह छपवा के बांटना है या किसी भी तरीके से टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, कहां पे मुझे एडवर्टाइजिंग कराना है। उसी तरीके से जो एचआर मैनेजर होगा वो सोचेगा मुझे एम्प्लॉयज का कैसे ख्याल रखना है, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है ताकि लॉन्ग टर्म तक वो हमारे यहाँ पे काम करें, छोड़ के ना जाएं। तो जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो वो डिसीजन कैसे लेंगे, उस डिसीजन को गाइडलाइंस देता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ ऐसे सिद्धांत बने हुए हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छे डिसीजंस को ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अब अगर हम बात करें नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर के, देखो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग अभी कुछ ऐसे सिद्धांत पढ़ेंगे जिनको अगर हम यूज करें तो हम लोग अच्छे से आगे काम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन, कुछ ऐसे टिप्स जो हमको ये चैप्टर देगा जिनको हम लोग अगर बिजनेस में यूज करेंगे तो हमें फायदा होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक आप पढ़ोगे आगे जाके प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी हम पढ़ाएंगे आपको आगे फ्यूल में भी, और जाके टेलर के भी कई सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको आप बराबर इंपॉर्टेंस दो, बराबर ट्रीट करो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव मत करो। ये हमें सिखाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो मैं एज अ मैनेजर, अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं तो मैं एक मैनेजर के तौर पे इस प्रिंसिपल को पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं और मैं अपनी कंपनी में जाके इस प्रिंसिपल को अप्लाई भी करूंगा। क्या सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है सबको बराबर तनख्वाह देना? नो, कभी भी नहीं। एक पियोन है, एक मैनेजर है, आप दोनों को बराबर तनख्वाह कैसे दे दोगे? इक्विटी का ये मतलब नहीं है कि बराबर सैलरी बांट दो सबको।
इक्विटी का मतलब ये है जो रूल रेगुलेशन लोअर लेवल के लिए है वही रूल रेगुलेशन अपर लेवल के लिए भी है। सारे एम्प्लॉइज के बीच में कोई भेदभाव मत करो, ना जेंडर बेसिस पे मेल या फीमेल देख के, या फिर आप लोग के आपकी कॉम का है, आपकी कम्युनिटी का है, आपके रिलीजन का है ये देख के, या फिर आपका दोस्त है, आपके रिलेटिव है ये देख के। रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आपके कोई क्लास टीचर का बेटा आपके क्लास में बैठा हुआ है तो आपका क्लास टीचर उस अपने बच्चे के साथ और बाकी पूरी पॉपुलेशन जो क्लास के अंदर बैठी उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, इक्वल है। आपका उनका बेटा भी क्वेश्चन पूछेगा, टीचर आंसर देगा, दूसरा बच्चा भी पूछेगा, आंसर देगा, पनिशमेंट मिलेगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर मैं एक मैनेजर हूं और मैं इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को फॉलो करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा जरूर होगा। ये सारे के सारे ऐसे और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ेंगे जो मैनेजर को बताता है कुल मिला के क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप भेदभाव करोगे, मान लो कोई आपको आपके पास आके कानाफूसी करता है, आपके कान भरता है और आप उसकी बात मान के उसको प्रमोशन कर देते हो, तो यार ये कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हो, ये चीज गलत है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमें बताता है, क्या बताता है, हमें जनरल गाइडलाइंस देता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फीचर क्या है, पहला फीचर, इट प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस। 30 प्रिंसिपल्स, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल और पढ़ेंगे, फ्योल के 14 प्रिंसिपल हैं टोटल, हम वो भी पढ़ेंगे। और ये गाइडलाइन देता है नॉट स्टैटिक स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टैटिक नहीं है, इसको आप मतलब कि ब्लाइंडली किसी भी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, कंपनी कैसी है, लोग कैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब प्रमोशन करने की बारी आएगी तो भैया किसको प्रमोशन करोगे? ये तो ना कि इक्विटी का मतलब क्या सबको प्रमोशन कर दोगे? प्रमोशन उसी करोगे ना जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका रिपोर्ट अच्छा हो, उसको प्रमोशन करोगे। ट्रेनिंग देने की जरूरत किसको पड़ेगी? जो अनट्रेन पर्सन है। अब इक्विटी का मतलब ये थोड़ी कि जो ट्रेन पर्सन है उसको भी आप ट्रेनिंग देने लगो, जो अनट्रेन है ट्रेनिंग उसको दोगे, खर्चा उसके पीछे करोगे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें जनरल गाइडलाइंस देता है बस हमको। आप स्टैटिकली हर जगह उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे अच्छी सैलरी देना चाहिए, गुड सैलरी, अच्छी सैलरी देना चाहिए। हम आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रेम्यूनरेशन टू पर्सन, उनको इतनी तनख्वाह दो कि उनका घर बार चल जाए। अब जो मुंबई में थाने में रहता है उसका खर्चा अलग है घर का, जो नोएडा में रहता है उसका खर्चा अलग है, जो रेवा में रहता है उसका खर्चा अलग है। तो क्या अब यानी कि आप ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते ना भाई, मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां के लोगों का खर्चा कितना है, वहां के एरिया का रेंट कितना है, वहां का बिजली बिल कितना है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है, ये सारी चीजें देख के हम अपनी कंपनी कहां पे है उसके हिसाब से हम लोग एम्प्लॉइज को तनख्वाह देंगे। यानी ये जनरल गाइडलाइंस है, आप इसको आंख बंद करके कहीं भी लगा नहीं दोगे, ये सिर्फ गाइड करेगा आपको, पर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको खुद लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है? रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कंपनी की रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हम पढ़ लेंगे आज शाम की ही क्लास में पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लास सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी पावर जो मुझे अपने हाथ में रखनी है, मुझे वो किसी को नहीं देनी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो मैं अपनी पावर नीचे लेवल पे बांट देता हूं। जैसे मैं एक क्लास टीचर हूं तो मैं अपने क्लास के एक अच्छे बच्चे को बोलता हूं भाई तुम अपने क्लास का ध्यान रखो, क्लास में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, मैं प्रिंसिपल से मिल के आता हूं। तो ये मैंने अपना पावर जो है, जो मेरी पावर थी वो मैंने नीचे लेवल पे दे दिया, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन मैं बोर्ड की एग्जामिनेशन की कॉपी जब चेक करूंगा तो मैं कभी भी ये काम नीचे लेवल के बंदों को नहीं दूंगा, क्योंकि वो पावर मेरा अपने हाथ में है, मैं उसको किसी को नहीं दूंगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। लेकिन कितनी पावर मुझे अपने पास रखनी है, कितनी पावर मुझे नीचे देनी है, ये तो मुझ पे डिपेंड करेगा ना। ये तो मेरी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ये तो मेरे एम्प्लॉइज पे डिपेंड करेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। ये चीज पहले से कोई कैसे बता सकता है? समझ रहे हो बात को? तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आप इन प्रिंसिपल्स को आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दीज कैन बी अप्लाइड डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशन, यू कैन मेक चेंजेस इन दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। तो आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो पहला क्या बताओ प्रिंसिपल का जनरल गाइडलाइन। दूसरा क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबल है। तीसरा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जो भी प्रिंसिपल सिद्धांत जो भी बने हुए हैं, क्या वो एक ऑन द स्पॉट बन गए होंगे कि भाई बैठा किसी ने बोल दिया भाई करो और बन गए? नहीं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जाती है, डीप एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बार बार चीजों को डेवलप किया जाता है, तब जाके कोई प्रिंसिपल बनता है। जैसे कोरोना वायरस की दवाई के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बार बार एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बार बार रिव्यू लिया जा रहा है, तब जाके कभी वो इन फ्यूचर डेवलप हो पाएगा। उसी तरीके से जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बने हैं उनके पीछे भी कंटिन्यूअस रिसर्च वर्क होता है। बार बार एम्प्लॉयज के ऊपर एक रिसर्च करके देखते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, बिहेवियर नेचर देखते
देखते हैं क्या बिहेवियर है, ऐसा करेंगे तो फायदा होगा, ये सब बार बार देखने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रिंसिपल को बनाते हैं जो लोगों को फिर आगे जाके हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ओनली आफ्टर अ डीप एंड कंटिन्यूअस रिसर्च वर्क, दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, यानी कि रातों रात डेवलप नहीं होते। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, यानी कि प्रिंसिपल्स को बनाने से पहले देखो, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ना इंटेंजिबल होता है, इसलिए हम इसको डेवलप बोलते हैं, ठीक है। जो भी इंटेंजिबल चीजें होती है ना उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, और जो टेंजिबल होती है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम किसी भी प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार उस प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो चीज डेवलप होती है। समझ की बात को। तो सबसे पहला क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, दूसरा फ्लेक्सिबल है, और तीसरा क्या है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनता है। चौथा पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी कि एक बार वो प्रिंसिपल बन गया तो उसे जीवन भर के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज नहीं होगा, चेंज तो करोगे आप उसके अंदर, लेकिन उसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे घर में, चाहे बिजनेस में, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस, चाहे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, हर जगह आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो सारा का सारा काम है वो किसी एक इंसान को मत दो, टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, और जो इंसान जिस लायक है उसको उस लायक काम दो। तो ये चीज तो घर में भी होती है, स्कूल में भी होती हैं, हॉस्पिटल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, और आपके मंदिर में भी होता है, चर्च, गुरुद्वारा, ठीक है, मस्जिद, हर जगह ये चीजें होती हैं। यानी कि जो काम जिस इंसान को आता है वो काम। तो ये प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आप यूनिवर्सल फेनोमेनन है, आप कहीं भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस। लास्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लास देखो, कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि इस चीज का असर क्या होगा, प्रिंसिपल पहले ही आपको बता देगा कि इस चीज का असर क्या होगा, या अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, यानी कि इसका परिणाम क्या होगा। तो एज यू ऑल नो that management principles are developed after continuous practice and research work, so these are based on cause and effect relationship. That means these principles tell us if a particular principle is apply, अगर आप इस सिद्धांत को लगाओगे तो उस सिद्धांत का एक्शन क्या हो सकता है, द पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। तो यानी कि ये बताता है कारण क्या है, क्यों इस प्रिंसिपल को लगाओगे, और उसका इंपैक्ट क्या है। जितने भी साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जितने भी लॉ होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके रीजन को बता देते हैं कि भाई ये रीजन है, ये कारण है, यानी कि ये इसका कारण है और ये इसका असर है, इफेक्ट है। तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो आपको कॉज बताएगा, कारण क्या है इस चीज का, ये वाला प्रिंसिपल सिद्धांत क्यों लगाओगे, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे अगर आप सबको बराबर बराबर ट्रीट करोगे तो आपका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा और सारे के सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे। अगर कंपनी के अंदर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है तो आपको अच्छा लगेगा कंपनी में काम करने में, और अपना बेस्ट भी दे पाओगे आप, और गोल अचीव हो पाएगा और सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे। तो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ के जाने को बोलते हैं टर्नओवर, एम्प्लॉइज टर्नओवर, यानी कि जब एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला जाता है, रिजाइन दे देता है, किसी भी तरीके से छोड़ के चला जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज टर्नओवर। तो एम्प्लॉइज का जो टर्नओवर है वो रुक जाएगा अगर आपने एम्प्लॉइज को बराबर बराबर ट्रीट किया, रूल रेगुलेशन के हिसाब से सबको बराबर बराबर माना। तो ये नहीं कि कंपनी में आपका दोस्त है तो उसके लिए छुट्टी अलाउ है और जो दूसरा एम्प्लॉय हो बेचारा छुट्टी मांग रहा है आप उसे दे नहीं रहे, ऐसा करोगे तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा एम्प्लॉय, छोड़ के चला जाएगा और दोनों के बीच में एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बन जाएगा। आप उसे गलत सोचोगे, वो आपको गलत सोचेगा, ठीक है। तो ये चीज ठीक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये आपके पांच पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है आपने। ये था आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर्स। पहला गाइडलाइन देता है, फ्लेक्सिबल है, प्रैक्टिस से बनता है क्लास, और यूनिवर्सल फेनोमेनन है, और इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, आपको बताता है कॉज एंड इफेक्ट। अब आपकी किताब में मे बी एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या कम हो, पर आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं होता कि आपने सारे पॉइंट्स को बनाना है। पेपर में क्लास आपको अगर पूछा जाता है तो आप अपने हिसाब से अपनी ओन लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। ऐसा नहीं है किसी किताब में अगर 6 पॉइंट दिए हैं, 7 पॉइंट दिए हैं तो 7 ही हैं। आप प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से 1-2 प्रिंसिपल और भी बना सकते हो। जब आप डीप पढ़ोगे किताब को, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप समझ जाओगे कि मैंने आप लोगों के लिए जो पॉइंट्स दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे पॉइंट्स हैं। 1-2 पॉइंट और हो सकते हैं किसी किसी किताब में अलग अलग, बट आप उनको पढ़ लोगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। मेरा काम सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेस्ट कर देना है, आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आप किताब को नहीं पढ़ोगे, नोट्स पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। बट मैं आपको सजेशन ये नहीं दूंगा क्योंकि कल को एग्जाम
एग्जामिनेशन डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा, केस स्टडीज पूछी जाएगी। और केस स्टडी वही इंसान समझ सकता है जिनको अच्छे से किताब जिन्होंने पढ़ रखा हो, पूरा का पूरा डीप नॉलेज ले रखा हो। अगर आप मेरे नोट्स को एक बार देख लोगे, मेरी वीडियोस को देख लोगे, गारंटी दे रहा हूं आपको किताब में पढ़ने में मजा आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपको फिर, ठीक है। तो एक बार बुक जरूर पढ़ना वीडियोस को देखने के बाद, डायरेक्टली पढ़ोगे तो मे भी समझ ना आए। चलो अब हम पढ़ते हैं फायदा। सर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फायदा क्या है? अरे बहुत फायदा है, सोचो ना, इतने सारे फीचर हमको बता दिया तो फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, हम साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं। सर साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है? साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ऐसा डिसीजन जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जिसके पीछे कोई रीजन हो, जिसके पीछे कोई फैक्ट हो कि मैं ये काम क्यों करूं, इसके पीछे ये रीजन है, ये लॉजिक है, ये फैक्ट है। कहीं बचपन में आपने देखा होगा ब्लू लिटमस पेपर एंड चेंज इनटू रेड एसिड बेस्ड सॉल्ट, आपने पढ़ा होगा मे बी 10th क्लास में बायोलॉजी के अंदर, मे बी कि पीएच स्केल पढ़ा होगा आपने। तो बताते हैं कि अगर आप एसिड को डालोगे इस लिटमस पेपर पे तो वो अपना कलर जो है वो चेंज कर देगा, कलर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, एग्जैक्टली नहीं, ऐसा ही कुछ है, आपने वो नहीं पढ़ा होगा हाल फिलहाल में, मेरे को तो काफी टाइम हो गया, आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल पढ़ा होगा 2-3 साल पहले। तो ये साइंटिफिक डिसीजन है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कलर क्यों चेंज कर रहा है, उसके पीछे साइंस रीजन देता है, साइंस उसके पीछे लॉजिक देता है, साइंस उसके पीछे फैक्ट देता है। सेम टू सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है कि ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो साइंटिफिक डिसीजन है, यानी कि जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं उनके पीछे साइंटिफिकली उसको प्रूव किया गया है। ऐसी आंख बंद करके सिद्धांत नहीं बना दे। और जितने टेलर के प्रिंसिपल जितने भी हैं वो तो साइंटिफिक प्रिंसिपल है सारे के सारे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर साइंटिफिक डिसीजन, इट मींस दीज आर मेड विद द प्रॉपर लॉजिक, रीजन एंड फैक्ट, सो दीज प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। तो आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आप साइंटिफिक डिसीजन को ले सकते हो। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर। पहले ही आपको बता रखा है फीचर के अंदर, और मैंने आपसे कहा भी था फीचर और इंपोर्टेंस वो अप्रोक्सीमेटली सेफ होता है, बिल्कुल सेम होता है। जो फीचर है वो उसके इंपोर्टेंस है, समझ रहे हो बात को। फीचर जो होता है अगर हम उसको बेनिफिट में बना कन्वर्ट कर दे तो वो इंपोर्टेंस हो गया। मैनेजमेंट का फीचर था गाइडलाइन देता है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंस भी सेम है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस देता है मैनेजर्स को, यानी कि रास्ता दिखाता है, उनकी नॉलेज को, उनकी एबिलिटी को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सिखाया, तो आप कल को अगर किसी कंपनी के मैनेजर बनोगे तो भेदभाव करने से पहले सोचोगे नहीं कि यार मैं गलत कर रहा हूं, मुझे हर एम्प्लॉयज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, रूल रेगुलेशन मुझे इक्वल रखना है, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव्स गाइडलाइन टू द मैनेजर, दीज प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर सो दैट दे टेक मैनेजरियल सिचुएशन इन मैनेजरियल सिचुएशंस, इन मैनेजर सिचुएशन, यानी कि मैनेजरियल सिचुएशन में वो अच्छे से एक्शंस को ले सकें, उनको गाइडलाइंस मिल जाती हैं। अगला क्लास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप अपने समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी सोचोगे। समाज के टूवर्ड्स आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको भी निभाओगे, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के लिए जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप फुलफिल करते हो। मैनेजर मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। आप सबको पता है कि मैनेजमेंट करने के जो ऑब्जेक्टिव थे उसके अंदर भी पढ़ा हमने कि सोशल ऑब्जेक्टिव है, समाज के बारे में आप सोचते हो, उनको अच्छा सामान देते हो, गरीब लोगों के वर्ग को नौकरी देते हो, सामान को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाते हो। तो ये सारी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको बोलता है इनको फॉलो करने के लिए। ये सारे प्रिंसिपल अभी याद करा दूं गारंटी के साथ। सबसे पहला मुझे बताओ क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। दूसरा गाइडलाइन देता है मैनेजर को। तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं। चौथा पॉइंट ऑप्टिमम रिलेशन रिसोर्सेज। देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है? आप अपने पूरे के पूरे B.st के सिलेबस में किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस पूछा जाए आप ये लिख सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कहता है कि आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो, उसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव द मैनेजर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको पता है ना रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। पढ़ के आए 11th में कि हमारे देश में लोगों की जरूरत है तो बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, तो आप उसको ज्यादा यूज करोगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तो आपको रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करना है, जितना चाहिए उसकी कॉस्ट को कम करना है। कुल मिला के आपको एफिशिएंट बनना है। आपकी रिसोर्सेज जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो ताकि लागत आपकी कम से कम आए। जितना कम कॉस्ट होगा उतना प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, यानी कि आपको वेस्ट नहीं करना है रिसोर्सेज का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स टू रिमूव द वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट टास्क। किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी कि अगर मान लो कोई काम दिया, मैंने कहा कि भाई आपको एक शूज बनाना है या फिर आपको एक मशीन बनाना है, आपको एक मूर्ति बनानी है, ठीक है, स्टैचू बनाना है, तो कुछ भी अगर आपको बनाना है
तो उसको बनाने में समय कितना लगेगा ये आपको प्रिंसिपल सिखा देंगे। कि आप कभी भी समय का डिसीजन ऐसे मत लो कि सर मैं इस मूर्ति को बनाने में 4 घंटे लेता हूं तो तुम भी 4 घंटे लोगे, नहीं। 1000 एम्प्लॉय से काम कराओ बैठ के कि मूर्ति बनाओ, सबका टाइम लो, फिर एवरेज निकालो, फिर एक साइंटिफिक टाइम आएगा, उस टाइम पे सबको बोलो कि इसका इस टाइम पे काम को पूरा करना है। मतलब आप अपने हिसाब से तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो साइंटिफिक डिसीजन है, तो आपको सारे के सारे डिसीजन साइंटिफिकली लेना है। तो आपको रिसोर्सेस को वेस्ट करने से रोकता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। क्लियर है यहां तक कि जो आपके वेस्टफुल मूवमेंट है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो वेस्टफुल होता है, बिना बात के मूवमेंट होता है, उन सब मूवमेंट को मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो रोकता है। लास्ट प्रिंसिपल है मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको इस लायक बनाता है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस करो। जैसे अभी कोरोना वायरस के चक्कर में बाहर पता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, तो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को, आपका जब एग्जामिनेशन होगा तो आपकी सीटें में डिस्टेंस होगा, एक क्लास के अंदर बच्चे कम बैठेंगे। क्यों? ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। तो यानी कि जो चेंज बाहर आएगा वही चेंज हम अंदर लेके आएंगे। बाहर बोल रहे मास्क लगाओ तो हम भी मास्क अपने कंपनी के अंदर सबके लिए कंपलसरी कर देंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे ताकि हम इस महामारी से, इस बीमारी से बच सके। तो यानी कि जो चेंजेस बाहर एनवायरनमेंट में होगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आप सिखाते हैं कि आपको वही सारे चेंजेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, नोकिया कंपनी इतनी अच्छी कंपनी थी, कुछ नहीं था सैमसंग नोकिया के आगे, लेकिन आजकल देखो नोकिया कुछ भी नहीं है सैमसंग के आगे। तो अगर आप एनवायरनमेंट में चेंजेस जो आते हैं या किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आप उसको नहीं उठाना चाह रहे, आपको मतलब नहीं, आप अपने से मतलब रख रहे हो, तो मे भी किसी किसी टाइम क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकन बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लेके आओगे। तो ये आपके 5 पॉइंट थे। तो देखो इन 5 पॉइंट को याद करने का मैंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला है, आपको अच्छा लगा होगा। आप ना एक ही लाइन में एक चीज याद कर लो, एक स्टेटमेंट है और इन्हीं स्टेटमेंट में सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में मतलब आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो क्या है, आप एक ही लाइन में याद करना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो साइंटिफिक डिसीजन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? साइंटिफिक डिसीजन विच प्रोवाइड, जो क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस टू मैनेजर सो दैट, ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें, रिसोर्सेस को कम से कम वेस्ट करें और जो भी चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट कर सकें। तो कैसे याद करोगे बताओ जरा आप? देख के मेरे साथ साथ बोलो, देख के सब लोग बोलेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजन। तो पहला क्या हो गया? साइंटिफिक डिसीजन। दूसरा प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर, पहला साइंटिफिक डिसीजन, दूसरा प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आप समाज के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी को पूरा कर सको, रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करो और कोई भी चेंजेस हो तो उसको अडॉप्ट करो। तो ये 5 के 5 पॉइंट हो गए। चलो एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजन व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो आप देखो यही 5 पॉइंट थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपोर्टेंस। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा सेशन। ठीक है, आज ही कुछ लोगों ने बोला सर 2 वीडियो अपलोड करो, तो आज ही मैं शाम को आपके लिए एक और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, बट उससे पहले इसको अच्छे से लर्न कर लेना। मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग आप एक वीडियो देखो, उसको अच्छे से लर्न कर लो, अगली वीडियो आने तक मैं काफी टाइम आपको बीच में देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके आज शाम को आ जाएगी 5 बजे। उसमें हम लोग सीख लेंगे फ्योल के 14 प्रिंसिपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये पूरे आज के सेशन में हमने बात करी प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल्स है क्या, वो सिद्धांत है क्या, तो हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल देखेंगे। फिर कल की अपनी वीडियो के अंदर हम लोग टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक देख के चैप्टर 2 खत्म कर देंगे, फिर उसकी रिवीजन, उसका केस स्टडी, उसका एमसीक्यू। तो फटाफट काम पे लग जाओ, इसको आज खत्म करो। और हाँ, मैंने आपसे कहा था चैप्टर 1 अगर आपका फिनिश हो गया हो, उसके 4 पार्ट मैंने बना दिए हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लेना। उसके मैंने रिवीजन, एमसीक्यू, केस स्टडी 3 वीडियो और डाली है, रिवीजन, केस स्टडी, एमसीक्यू। और हाँ, वो पुरानी वीडियोस नहीं है, मैंने 1-1.5 महीने 2 महीने पहले जो वीडियोस बनाई थी वो सेम है, ये नोट्स नए हैं आपके। तो ऐसा कुछ नहीं समझना कि वो पुरानी वीडियोस है, पुरानी वीडियोस कुछ नहीं होती हैं। पुरानी तब होती है जब 3-4 साल 5 साल पुरानी हो। 2 महीने पहले जो वीडियो बनाई है वो पुरानी नहीं है। अभी भी अगर मैं केस स्टडीज बनाऊं, एमसीक्यू बनाऊं, तो केस स्टडीज एमसीक्यू वही रहती है। इवन आप हर सेशन किताब में देखते हो, सिर्फ किताब का ऊपर का पन्ना चेंज होता है, कवर चेंज होता है, अंदर का आइटम वही है। इस साल सेशन में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं है, तो आपका सेम सिलेबस है, इसलिए आपको सेम चीज करा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलना प्लीज, और लाइक करके जाया करो यार, शेयर नहीं कर पा रहे तो लाइक तो करो कम से कम, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, चलो बाय बाय।